हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का डेयरडेविल का क्रॉसओवर इवेंट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम द शैडोलैंड है। अब जैसा कि आप डेयरडेविल की सीरीज़ को मेरे चैनल पे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो कि हम इससे पहले लेके चल रहे थे, जिसके अंदर आपने डेयरडेविल का एक थोड़ा अलग तरीके का रूप देखा, जहाँ डेयरडेविल इतना ज़्यादा कभी ब्रूटल नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कभी इंसाफ को पाने के लिए किसी हदों को पार नहीं करा। हमने देखा कि वहीं पे डेयरडेविल अब दी हैंड का जो है लीडर बन चुका है और उनका इस्तेमाल करके वो पूरी की पूरी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हेल किचन को अपना गढ़ बना चुका है। और अब हेल किचन के अंदर डेयरडेविल की परमिशन के बगैर कोई पर भी नहीं मार सकता है और वहाँ के पुलिस वालों को, वहाँ की एजेंसी को, सबको डेयरडेविल मुकाबला करके हरा रहा है। तो अब ये जो पूरा का पूरा शैडोलैंड है, ये पूरे के पूरे हेल किचन के अंदर होने वाला है। और आज हम अपनी स्टोरी को जब शुरू करेंगे तो उसके पहले इशू के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेयरडेविल के कैरेक्टर को मुकम्मल तौर पे बदल के रखने वाला है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी आर्क है, जिसके अंदर हम दूसरे हीरोज़ और एवेंजर्स को भी क्रॉस ओवर होते हुए देखेंगे। तो देखा जाए तो इस पूरे के पूरे क्रॉस ओवर इवेंट के 6 इशूज़ हैं शैडोलैंड के, जो मेन इशूज़ हैं। लेकिन इसके अलावा इसकी बीच के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट टाइम्स भी हैं, जिसमें हम डेयरडेविल की सीरीज़ जो कि हम अपने चैनल पे शेयर कर रहे थे उसकी टाइम्स को कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा एक दो और टाइम्स हैं गोस्ट राइडर वगैरह की, जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी इवेंट की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि जो लोग हमें बीच में से ज्वाइन करेंगे वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए इसकी सारी की सारी वीडियोज़ को फॉलो कर लें। सो गाइस, इस पूरे के पूरे क्रॉसओवर इवेंट को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक्स को मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं, जो हम डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की ऑसम कंटेंट को मैं बनाना कंटिन्यू रख सकूं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज के ऑसम स्टोरी आर्क को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी दी हैंड के जापानीज कैसल से होती है, जिसको हमने अपनी पिछली सीरीज के अंदर देखा ही था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वही तीनों डेम्यूज बैठ के अपना काला जादू वगैरह करने में लगे हुए हैं और कहते हैं मैट मेडॉक वापसी वहाँ पे लौट कर जा चुका है, जहाँ हम उसको हमेशा से भेजना चाहते थे, उस कुर्सी के ऊपर जिसको द शैडोलैंड कहा जाता है। क्या वो उस जगह को संभाल पाएगा जिस तरह हम उसको चाहते हैं? तो वहीं से वो दूसरा बोलता है, क्या तुम्हें कभी इस चीज़ के ऊपर शक भी था ब्रदर? हम जो भी करते हैं उसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो कहता है कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, हम उसको उसकी हदों तक पुश करने की कोशिश करेंगे। और हम ये बात जानते हैं कि डेयरडेविल एक ऐसा इंसान है कि उसको जितना पुश करो वो उतना पुश बैक करता है, और हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि हम चाहे कुछ भी करने की कोशिश करें, हम उसको बाहर से करप्ट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दूध का धुला है, उसको अगर करप्ट करना है तो वो खुद अपने आप को ही कर सकता है। और इसी वजह से हम इस सारी की सारी ब्लैक अल्केमी ऑफ द सोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसको मानते हैं जो कि हमारे ऊपर सुप्रीम है। और इस तरीके से द एज ऑफ मैन यहाँ पे ख़त्म होती है और शुरू होती है स्नेक रूट की एज। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये खतरनाक किस्म के जो हैंड के डेमियोज हैं, जो कि दिखने में डेयरडेविल के साथ थे, लेकिन ये दरअसल यहाँ पे बैठ के अपने काले जादू वगैरह के जरिए डेयरडेविल को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके पूरे के पूरे कबीले का, इनके क्लैन का नाम जो है वो स्नेक रूट है। इसी के बाद कहानी न्यूयॉर्क सिटी के एयर स्पेस के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं एक ज़बरदस्त तरीके का जहाज़ जिसके अंदर एक कार्गो ले जाया जा रहा है। और आप गौर करें तो इस जहाज़ के अंदर कोई और नहीं बल्कि बुल्सआई इस वक्त मौजूद है, जिसको यहाँ से पकड़ के वापसी राफ्ट प्रिजन के अंदर डालने के लिए ले जाया जा रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहानी एग्जैक्टली जो है हमारे सीज वाले इवेंट के बाद से कंटिन्यू होती है, जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ बुल्सआई एक हॉकाई के रूप में मौजूद था। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें होने के बाद अब बुल्सआई को भी वापसी जो है जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बुल्सआई बोलता है, हे क्या यहाँ पे कोई तरीका है कि मैं किसी एवेंजर से बात कर सकूँ? तो वहीं से वो गार्ड्स कहते हैं, एक फॉर्मर एवेंजर, और अब तुम कोई एवेंजर नहीं हो बल्कि सिर्फ एक गोश्त के लोथड़े हो। तुम एक मास मर्डर और एक गद्दार हो, जिसको बहुत जल्द ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा। तो वहीं से बुल्सआई बोलता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं एक और सर फिरा हूँ और कुछ भी नहीं? तो आखिरकार मैं तुम्हें इस बात के बारे में कैसे बताऊं कि मेरे पास कुछ और भी मौजूद है, जो कि शायद किसी और के पास ना हो? तो वो गार्ड कहता है कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें यार कि इसका मुंह बंद करवा दें? तो वहीं से बुल्सआई बोलता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो वापसी लौट कर आ रहा है? कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं दी सेंट्री की बात कर रहा हूँ। क्या इसको सुन के कानों में कुछ घंटी बजी? हाँ, वो ओल्ड एवेंजर बड़ी, तुम जानते हो ना कि दी सेंट्री एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीइंग है, जिसने पूरे के पूरे एसगार्ड को एक मार्शमैलो की तरह तोड़ के रख दिया था। उसने अपने हाथों से गॉड ऑफ वॉर को बीच में से 2 टुकड़े कर दिया। क्या तुम इन सारी की सारी बातों को जानते हो? और अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम जाके ब्रोकस्टोन ओक्लाहोमा के शहर की शक्ल देख ही सकते हो कि उसने उसका क्या हाल किया है। और तुम्हें शायद ये बात नहीं पता, लेकिन सेंट्री का मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हूँ। और जब उसको ये बात पता चलेगी कि तुम लोग मुझे इस तरीके से पकड़ के इस शहर के अंदर लेकर आए हो, तो वो इस शहर का क्या हाल करेगा? तो वहीं से वो गार्ड्स एकदम खड़े होकर कहते हैं कि ये बुलशिट है, आखिरकार हम उसको रोकेंगे कैसे? तो बुल्सआई बोलता है कि रोकेंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है सेंट्री एक ऐसा शख्स है जिसको कोई नहीं रोक सकता है एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं उसका दोस्त और मैं जानता हूँ कि उसको किस तरीके से कंट्रोल करता है। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये सब मैं कैसे करता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा।
तो वो गार्ड बोलता है कि ओ प्लीज़, लगता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, तुम्हें वाकई लग रहा था कि हम तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स सुन के इसके अंदर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बुलजाई बोलता है ओ गॉड ज़रा वो देखो, वो आ रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बुलजाई के मुंह से अजीबोगरीब झाग निकलना शुरू हो जाता है और वो हिलना और कांपना शुरू हो जाता है। ये देख के गार्ड फौरन परेशान होकर कहते हैं कि व्हाट द हेल, लगता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, हमें फौरन से इसको चेक करना पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी, कोड ब्लू। तो वहीं से दूसरा गार्ड बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, हम इसको खोल नहीं सकते, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हो और कुछ भी नहीं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो गार्ड उसको वहाँ से खोल देता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बिल्कुल गिर चुकी होती है और यहाँ तक कि वो लोग उसको यहाँ पे शॉक देते हैं उसको वापसी जिंदा करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बुलजाई होश में नहीं आ रहा होता और वहीं से वो गार्ड चिल्लाते कि कम ऑन द सेंट्री, आखिरकार हम उसको कैसे रोकेंगे, वो सेंट्री यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगले ही बार हम देखते हैं कि बुलजाई यहाँ पे अपने होश के अंदर आता है और उसी शॉक मशीन से उन दोनों के दोनों गार्ड्स के मुंह पे शॉक लगा के वो उनको बेहोश कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि एक छोटे से हार्ट अटैक से मैं डर जाऊंगा, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर चुका हूँ, सेंट्री मर चुका है और हाँ वो कभी वापसी लौट कर नहीं आने वाला, ये सिर्फ एक ड्रामा था। तो हमने देखा कि कितने ज़्यादा शानदार तरीके से बुलजाई ने यहाँ पे इन गार्ड्स को पागल बनाया और मरने की एक्टिंग करी। और अगले पल यहाँ का जो पायलट होता है वो जहाज़ को ऑटो पायलट पे डालता है ताकि चेक कर सके कि क्या हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो गार्ड वहाँ से अपनी गन निकाल के शूट करता है, लेकिन बुलजाई उसकी गोली जो है सीधा अपनी हैंडकफ के ऊपर लेता है जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसके हेलमेट के अंदर घुसती है और उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह बुलजाई अपने हाथ से हथकड़ी को निकालकर कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आखिरकार अब तुमने मुझे ये पूरा का पूरा जहाज़ सौंप दिया, अब जहाँ चाहूँ मैं जा सकता हूँ, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं न्यूयॉर्क सिटी के अलावा और जा भी कहाँ सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बुलजाई यहाँ पे अपने जहाज़ को न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है और वो सामने देखता है तो उसको कुछ और नहीं बल्कि शैडो लैंड नज़र आता है, जो कि ये वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि डेयरडेविल बनवाना चाहता था और ये अब ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जिसको हम देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क के बीचों बीच हमें एक बहुत ही बड़ा सा जापानीज टाइप कैसल नज़र आ रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको बैठ के सिर्फ बुलजाई नहीं बल्कि दूर बैठा मून नाइट जो कि अपने कामों में लगा है वो भी देख रहा होता है। वहाँ पे हमारा पीटर पार्कर स्पाइडरमैन भी देख रहा होता है, हमारा पनिशर, इसके अलावा किंगपिन, सारे के सारे लोग ये सारी की सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर भी मौजूद है जो कि कहता है उसने अपने घर के चारों तरफ एक ज़बरदस्त तरीके का किला बना लिया है। और अगर आप लोग मेरी बात गौर से सुने तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमें ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इसी तरह हम एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लूक केज और आयरन फिस्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। और लूक बोलता है कि नहीं, सच कहूँ तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आ रहा। तो केज बोलता है कि यार इस वक्त मैट बिल्कुल जो है एक जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन चुका है, वो अपने हिसाब से वहाँ के सारे कानून को हाथ पे ले रहा है, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो आयरन फिस्ट बोल रहा है कि यार तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हम कभी सुपर हीरो बनने की कोशिश नहीं करते और ये सारे के सारे काम हमने नहीं किए हों। लेकिन वहीं से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका भी यहाँ पे आते हैं और आयरन मैन बोलता है कि डैनी तुम्हारे पास एक पॉइंट ज़रूर है लूक, हैमर जो है लेकिन अब डिसेबल हो चुकी है और अब हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तब करना ठीक था जब हैमर का यहाँ पे कब्जा था और वो गलत काम कर रहे थे। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये बात ठीक है कि जब इस शहर के अंदर एवेंजर्स की टीम नहीं थी तो हमारे दुश्मन जो है वो कुछ ज़्यादा ही फैल गए थे, यहाँ पे काफ़ी खतरा हो सकता था, कुछ सीरियस ट्रबल। तो आयरन मैन बोलता है कि सच कहूँ तो अभी के लिए मुझे इतना ज़्यादा कुछ खराब मामला लग नहीं रहा है। डेयरडेविल ने अपने पूरे के पूरे टावर को खड़ा करा और कम से कम हेल्स किचन को अब इस बात पे भरोसा है कि उनका हीरो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए बैठा हुआ है। तो वहीं से लूक बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा कि वो उनके ऊपर नज़र रख के बैठा है और उनके हर एक मूव को देख रहा है, जिसके पीछे निंजा का डेथ कल्ट भी मौजूद है और तुम जानते नहीं कि वो लोग कितने ज़्यादा क्रेजी हैं। तो वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है कि यार बस भी करो, यहाँ पे उन सारे के सारे निंजास को मेट मेडॉक लीड कर रहा है और अब जिस तरह से हम उसको पहले जानते थे उससे काफ़ी ज़्यादा वो बदल चुका है। तो लूक बोलता है कि ज़रा मेरी आंखों में देखो आयरन फिस्ट और मुझे बताओ कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि हाँ चलो इस बात को मानता हूँ कि मुझे थोड़ी परवाह तो हो रही है, लेकिन जो सारे के सारे मैंने र्यूमर्स और उसके बारे में चीज़ें सुनी हैं उसमें ऐसा भी कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें परेशान होना चाहिए। तो आयरन मैन बोलता है कि तुमने किस तरह के र्यूमर सुने हैं। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि लोगों के गायब होने के और कुछ ज़्यादा नहीं। तो आयरन मैन बोलता है कि देखो लूक, डैनी, तुम दोनों जो हो मेट मेडॉक को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, हमसे बेहतर तरीके से जानते हो, तो तुम लोग जाओ और जाके उससे बात करो, उसको समझाने की कोशिश करो और फिर हमें बताओ कि वो क्या कह रहा है। और वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम लोग जाओ और इस बात को मेक श्योर करो कि वो ये बात समझ जाए कि ये शैडोलैंड सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ है, इसको ये बहुत जल्द ख़त्म करना होगा जब हम इसको ख़त्म करने के लिए कहेंगे, ये इस तरह से पूरी की पूरी सिटी के ऊपर राज नहीं कर सकता है। तो लूक केज बोलता है कि अगर डेयरडेविल ने हमें मना कर दिया और उसने हमारी बात ना मानी तो इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर खड़े होते हैं और कैप्टन बोलते हैं कि मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि हमारी इस रिक्वेस्ट को मना करेगा। लेकिन इसी के बाद हम शैडोलैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे शैडोलैंड के ऊपर यहाँ पे गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं और अगले पल उस गार्ड के सीने के आर पार ज़बरदस्त तरीके की साई आती है और उसके सीने को चीर के उसको मार देती हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बुलजाई आ चुका है और कहता है बहुत ज़बरदस्त महसूस हुआ, वो सारे के सारे बो एंड एरो को पहन के और हॉकाई की एक्टिंग कर करके मैं थक चुका था,
असली रूप में आने का तो मजा ही कुछ और है। हे सिंगों वाले आदमी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अंदर मौजूद हो, तो क्या बाहर आना चाहते हो और मेरे साथ डांस करोगे 1 on 1? और अगले बार आवाज आती है कि जब आखिरी बार मैंने तुमसे लड़ने के लिए अग्री हुआ था बुलजाई, तो तुमने 107 इनोसेंट लोगों का मर्डर किया था। लेकिन ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली डे डेविल यहाँ पे अपने निंजास के साथ एक जबरदस्त तरीके की एंट्री मारता है। और अगर आप गौर करें तो डे डेविल का कॉस्ट्यूम चेंज हो चुका है, जहाँ पे वो ऑल ब्लैक अपने सूट के अंदर मौजूद है और रेड कलर से डे डेविल लिखा हुआ है। और सच कहूँ तो डे डेविल की सारी कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर ये कॉस्ट्यूम मेरा इसका फेवरेट है। और बुलजाई बोलता है कि क्या बात है लड़के, मानना पड़ेगा कि तुमने तो अपने पूरे लुक को बदल के रख दिया है। सारा का सारा किला और उसके ऊपर एंट्री मारना, सच में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ऊपर चले जाओगे। तो वहीं से डे डेविल बोलता है कि इस पूरी की पूरी जगह को एक मॉन्यूमेंट समझो, ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों को मैंने बचाने में फेल हो गया था। ये सिंबल है हेल किचन्स के लोगों के लिए कि यहाँ पे किसी भी किस्म के मॉन्स्टर ने अगर किसी को धमकाने की कोशिश करी तो उससे निपटने के लिए उनका हीरो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओ प्लीज यार बस भी करो डे डेविल, मैं तुम्हारी ये सारी की सारी स्पीचेस सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये पहले भी काफी बार सुन चुका हूँ। मैन, क्या तुम कभी सीखते नहीं हो कि बातों से कुछ नहीं होता है? हाँ, मैं सीख चुका हूँ। तुमने जो मुझे सिखाने की कोशिश करी थी, अब मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख गया हूँ। मैं सीख गया हूँ कि यहाँ पे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है और उसके लिए हमें किसी भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ, ये हुई ना बात। अब मुझे फील आ रही है कि तुमने शायद मेरे सबक को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है और ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं तुम्हारे साथ एग्री कर सकता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो तो मैं तुम्हें बताता चलूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हें कब्र के अंदर खोद के डालने वाला हूँ और उसके बाद मैं जाके तुम्हारी बीवी को मारूंगा, तुम्हारे दोस्तों को और ये तुम्हारे छोटे मोटे लिटिल निंजास बडीज, इनको तुम्हें टुकड़े कर करके कुत्तों को खिलाने वाला हूँ। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, शायद जाके एक सैंडविच खा लूँ क्योंकि काफी भूख भी लग रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि डे डेविल इसकी बात सुन के गुस्से में आता और कहता है बस अब बहुत हो चुका है, टेक हिम। और अगले पल हैंड के सारे निंजास बुलजाई के पीछे लगते हैं और वहीं से बुलजाई वहां से उनसे भागना शुरू करता है। और दूर बैठे लूक और आयरन फिस्ट जो कि इससे बात करने के लिए आ रहे थे, वो भी ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। और आयरन फिस्ट बोलता है कि चलो हमें जाना होगा, मेरे ख्याल से अब छुपके देखने का और छुपके बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है। तो वहीं से केज बोलता है यो डी, क्या हमें बैकअप को यहाँ पे बुला लेना चाहिए? और इस तरह हम देखते हैं कि डे डेविल आयरन फिस्ट और लूक केज की तरफ आता और कहता है तो तुम मुझसे कसम खाते हो कि तुम दी हैंड की अलायंस को मानोगे और जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा तुम वो करोगे? तो हम देखते हैं कि लूक केज और आयरन फिस्ट ये देख के कंफ्यूज होते हैं और केज बोलता है कि मेरे ख्याल से इस बात का जवाब ना होने वाला है। तो डे डेविल बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे रास्ते से दूर रहना जब तक ये सब कुछ खत्म ना हो जाए, वंस एंड फॉर ऑल। तो वहीं से केज बोलता है कि यार इस आदमी का एटीट्यूड तो देखो, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा कि ये वो डे डेविल है जिसको हम जानते थे। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से बुलजाई भागते भागते एक दूसरी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है और सारे के सारे निंजास को बहुत आराम से यानी बच्चों की तरह पेल रहा होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि बुलजाई जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड फाइटर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे निंजास को शीशे की बिल्डिंग के तोड़ के आर पार नीचे की तरफ फेंक रहा होता है और कहता है कि सीरियसली ये है तुम्हारा ए गेम? मुझे लगा था हॉर्न हेड कि तुम अपने लोगों को बेहतर तरीके से सिखाते होगे, लेकिन जरा इनकी तरफ देखो, ये तो बच्चों की तरह लड़ रही हैं। सच कहूँ तो मुझे वापसी आगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अब वापसी लौट कर आ चुका हूँ और अब मुझे कोई चीज़ नहीं हरा सकती है। क्या बस यहाँ पे इतने ही निंजास थे या इसके अलावा कोई और भी है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे बुलजाई सारे के सारे निंजास के हाथ, पैर, गर्दन, सर सब कुछ उनके धड़ से अलग कर देता है अपनी साई की मदद से। लेकिन डे डेविल बोलता है कि नहीं, अब कोई और नहीं, सिर्फ मैं। और इसी तरह डे डेविल वहां पे आके उसको एक जोरदार किक मार के सीधा उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के ऊपर फेंकता है। और वहीं से बुलजाई बोलता है ये हुई ना बात, यही तो मैं चाहता था। और अगले पल हम देखते हैं कि डे डेविल यहाँ पे जबरदस्त तरीके से छलांगे मार मार के उसके ऊपर आके अटैक कर रहा होता है और सीधा आता है उसके शोल्डर को पकड़ के उसको तोड़ देता है। यू सन ऑफ अ, तुमने मेरे शोल्डर को डिसलोकेट कर दिया। हाँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अपने एक हाथ के साथ भी कितने ज्यादा खतरनाक हो। क्या मैंने ठीक कहा? लेकिन अब और नहीं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहां पे डे डेविल आता है और अगले पल उसके दूसरे हाथ को पकड़ के उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है। और वहीं से हम देखते हैं कि बुलजाई की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और वो कहता है कि जरा एक मिनट रुक जाओ, ये तुम नहीं हो, तुम ये सब कुछ कभी कर ही नहीं सकते थे, ये सब कैसे कर रहे हो तुम? और वहीं से केज बोलता है कि लगता है कि हमें सबको रोकना होगा आयरन फिस्ट, बात को ज्यादा ही बढ़ रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि ओ माय गॉड, कहीं उसको जान से तो नहीं मारने वाला है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे डे डेविल सीधा उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके बुलजाई के सीने के आर पार अपनी पूरी की पूरी साई को घुसा के पूरी की पूरी दुनिया के सामने उसकी जान ले लेता है। टू बी कंटिन्यूड।